Hello friends, today we are going to study reproduction in flowering plants. आज हम बात करेंगे reproduction in flowering plants. आप सबको पता है flowering plants are also known as angiosperms. Angiosperms. Angio means covered, sperm means seeds. ऐसे प्लांट जिनमें सीड्स कवर्ड हैं, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स. Angiosperms are the plants which are with covered seeds. It is why we are talking here. Now, in this chapter, we are going to study about the sexual reproduction. In the previous chapter, we have studied about asexual reproduction. In this chapter, we are going to study only about the sexual reproduction. Now, in sexual reproduction, आपको पता है sexual reproduction में हम किसकी बात करते हैं? We talk about the flower. Flower is the organ for the reproduction. ये flower ही है जो organ है reproduction का. This flower is doing the reproduction, sexual reproduction in the flowering plants. And what is a flower? Flower है क्या चीज? Flower is a modified shoot. Flower है क्या? This is nothing but modified shoot. Okay? जैसे सपोज दिस इज द शूट, सो इस पे ये 4 नोड्स हैं, 1 2 3 4. सो आउटर मोस्ट नोड से क्या बना? कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम और फिर गाइनोशियम. सो इन्हीं से ही हमको क्या पता चलता है? These shoots condense together. ये सभी शूट कंडेंस हो गए और उससे क्या बन गया? फ्लावर. सो फ्लावर इज नथिंग बट अ कंडेंस्ड शूट विच इज स्पेशलाइज्ड फॉर रिप्रोडक्शन. इसीलिए हम किसको पढ़ रहे हैं यहाँ पे? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. चलिए आगे बात करते हैं. लेकिन फ्लावर्स के बारे में ही क्यों? ऐसी क्या खास बात है? फ्लावर्स क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? Can you smell? Yes, of course. They smell very good. बहुत अच्छी खुशबूदार है. These smell nice, very nice. And these are attractive. बहुत आकर्षित करते हैं दूर से ही. Because they are colorful. For insects, human beings. आप सभी को अच्छे फूल देख के मजा आता है. जितने अच्छे फूल होंगे, जितनी अच्छी खुशबू होगी, उतना ही ज्यादा मजा आता है. फूलों को देख के थकान दूर हो जाती है. Then they produce tasty nectar. नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं. कैन यू सी दिस फिगर? साथ में देख लीजिए यहां पे. ये क्या कर रहे हैं? दीज आर अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट्स फॉर द पॉलिनेशन. अब कोई भी फ्री में काम नहीं करता. इंसेक्ट्स क्यों आएगा? दैट विल कम टू द फ्लावर फॉर नेक्टर. सो दीज प्रोड्यूस नेक्टर और उसी नेक्टर से क्या बनाते हैं? हनी. देन दे अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स. इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को, एनिमल्स को. दे अट्रैक्ट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स फॉर पॉलिनेशन. नॉट ओनली ह्यूमंस, सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं, दूसरे जानवरों को भी ये अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ से. तो चलिए नाउ फ्लावर्स के बारे में जब हम बात करते हैं, सो लेट अस फोकस ऑन आवर टॉपिक. हम अच्छे से अपने टॉपिक के ऊपर फोकस करें, इधर उधर की बातें छोड़ के. बेसिकली वी कैन डिवाइड द फ्लावर्स इनटू 2 कैटेगरीज. हम 2 कैटेगरीज में फ्लावर्स को डिवाइड कर सकते हैं. द वन विद द परफेक्ट फ्लावर एंड द वन विद द इम्परफेक्ट फ्लावर. व्हाट इज अ परफेक्ट फ्लावर? परफेक्ट मतलब सभी चीजें अच्छे से होंगी, सारी चीजें बढ़िया होंगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? परफेक्ट फ्लावर. और अगर सारी चीजें अच्छे से नहीं होंगी तो उसको हम क्या कहेंगे? इम्परफेक्ट. वो सारी चीजें क्या है? दैट इज आवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. If both the reproductive organs, जिसमें स्टेमन भी है और पिस्टिल भी है, both एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, अगर एंड्रोशियम भी है और गाइनोशियम भी है, दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब वो क्या है? परफेक्ट फ्लावर है. If both the sex organs are present, can you see this flower? इस फ्लावर में देखिए, this is pistil and this is stamen. Because both are present, so this flower is a perfect flower. लेकिन अगर किसी फ्लावर में सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन है,
आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों में से एक ही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्परफेक्ट फ्लावर। तो दोनों ही होते हैं, मेल फ्लावर ऑल्सो, फीमेल फ्लावर ऑल्सो, दोज फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, और जिसमें दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स होंगे ऐसे फ्लावर को हम क्या कहेंगे बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर और हर्माफ्रोडाइट। जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है ऐसे फ्लावर को हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। तो आगे हम बात कर रहे हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर की। नाउ द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। बिफोर लेट मी शो यू द फिगर ऑफ द फ्लावर। दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लॉन्ग सेक्शन। जब हम ऐसे लंबा काट देते हैं किसी फ्लावर को, सपोज दिस इज अ फ्लावर, इसको ऐसे लंबा लॉन्ग सेक्शन कटेंगे, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। और अगर हम इसको बीच में से काटेंगे, सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स सेक्शन। ऐसे लंबा तो लॉन्गिट्यूडनल, और बीच में से काटेंगे, टेढ़ा काटेंगे तो ट्रांसवर्स सेक्शन। सो हमने क्या किया, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा। वी आर स्टडिंग द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर। अब इसमें हमको क्या क्या दिखता है, लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक पार्ट्स। द फ्लावर रेस्ट ऑन द थैलामस। फ्लावर किसके ऊपर रेस्ट करता है, थैलामस के ऊपर। ओके उसके बाद यहां पे क्या है, ग्रीन कलर्ड सेपल्स, ग्रीन ग्रीन सेपल्स है, और सेपल्स को, ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड एज कैलिक्स। ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स। द फंक्शन ऑफ कैलिक्स इज फॉर प्रोटेक्शन, एंड दीज आर ग्रीन एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये ग्रीन कलर की हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं, और इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन करना। दूसरा, द सेकेंड पार्ट दैट आर पेटल्स, एंड द ग्रुप ऑफ पेटल्स आर कॉल्ड एज कोरोला। ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोरोला? इनका फंक्शन क्या है, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। इनका काम क्या है, अट्रैक्शन का। These are large, colorful, and these attract the insects for pollination. और कुछ प्लांट्स में, फॉर एग्जाम्पल इन रोज, हम गुलकंद बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, गुलाब में, दैट इज थ्रू द पेटल्स। कुछ में एडिबल भी है, ये गुलकंद हम खा सकते हैं, सो एडिबल है। द नेक्स्ट वन दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन्स। दिस इज आवर स्टेमन, ये पूरा का पूरा स्टेमन है, यहां से लेके यहां तक। The above part, which is the reproductive part, that is called as anther, and the lower part, which is non-reproductive, that is called as filament. And both together, these are called as stamens. Okay? नीचे वाले पार्ट को हमने क्या कहा, फिलामेंट। ये फिलामेंट है, और ऊपर वाला जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हमने क्या कहा, एंथर। और दोनों को मिला के हमने क्या कहा, स्टेमन। करेक्ट? ये कंप्लीट क्या है, स्टेमन है। अब इस स्टेमन का ही दूसरा नाम क्या है, एंड्रोशियम। दिस स्टेमन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंड्रोशियम। दिस स्टेमन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंड्रोशियम। द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड एज गाइनोशियम। ये पूरा, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसका नाम क्या है, गाइनोशियम। दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड एज गाइनोशियम। ओके, एंड द सिंगल यूनिट दैट इज कॉल्ड एज कार्पल और पिस्टिल। ओके, ये तीनों का मतलब ही क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नाउ वन गाइनोशियम कैन बी मोनोकार्पलरी और पॉलीकार्पलरी। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। नाउ दिस गाइनोशियम हैज 3 पार्ट्स। सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है, स्टिग्मा। दिस पार्ट इज स्टिग्मा। उसके बाद लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज स्टाइल। और ये नीचे वाला हिस्सा, दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज ओवरी। ये क्या है, हमारी ओवरी है। इनसाइड दिस ओवरी इज प्रेजेंट अ स्मॉल स्ट्रक्चर, and that small structure is called ovule. उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, ओव्यूल बोलते हैं। करेक्ट?
अब इस ओवरी के चारों तरफ हमको ये दिख रहा है, दिस पार्ट, दीज आर नथिंग बट नेक्टेरिफेरस ग्लैंड्स, जहां पे नेक्टर प्रोड्यूस होता है. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल बाइसेक्सुअल फ्लावर. एक टिपिकल बाइसेक्सुअल फ्लावर का स्ट्रक्चर है. इसको अच्छे से याद कर लीजिए. दिस इज यूज्ड एवरीवेयर इन योर लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ. चलिए हम आगे बात करते हैं. नाउ इन द रिप्रोडक्शन, हमने पहले चैप्टर में बात की थी, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन देयर आर 3 प्रोसेसेस. हमने इसमें 3 प्रोसेस पढ़े थे. सबसे पहला था, द फर्स्ट वन वाज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. इन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हमने 2 चीजें पढ़ी थी. फर्स्ट वन इज गेमीटोजेनेसिस, that is generation of gametes or formation of gametes, and the second one is gamete transfer. और दूसरी चीज क्या पढ़ी थी? gamete transfer, जिसको हम क्या बोलते हैं? pollination. So सबसे पहले है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. प्री मतलब बिफोर, फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes. So before fusion of male and female gametes, 2 events will happen. The first one is gametogenesis. Gameto मतलब gamete, genesis मतलब formation. The process of formation of male and female gametes is called gametogenesis. And second process is gamete transfer. That is the process of transfer of male gamete to the female gamete. दूसरा क्या था? Fertilization events. What is fertilization? How the process of how the fusion of male and female gametes is going to occur. ये मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन कैसे होगा? This process is called as fertilization. और तीसरा क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट बनने के बाद क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, and the process of formation of embryo is called as embryogenesis. Okay? सबसे पहले एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियोजेनेसिस. लेकिन एम्ब्रियो को फूड चाहिए ग्रो करने के लिए, तो उससे पहले क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म. सो फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म होगा. उसके बाद सीड फॉर्मेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन होगा. ये सभी प्रोसेस होगी. These are the events we are going to study in this chapter: pre-fertilization, fertilization and post-fertilization events. So let us start with pre-fertilization events, that is gametogenesis. First we will talk about the male gametogenesis. पहले हम मेल के अंदर बात करेंगे कि मेल के अंदर मेल गैमेट्स कैसे बनता है, और फिर हम बात करेंगे फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन की. So let us again so pre-fertilization events, थोड़ी सी हम इसके बारे में बात करते हैं. Let us start the hormonal and the structural changes. जैसे जैसे हॉर्मोन्स बनेंगे, लास्ट ईयर हमने थोड़ी सी बात की थी, hormonal and structural changes they lead to the development of the flower. अब उसमें क्या होगा? एंड्रोशियम. एंड्रोशियम क्या करता है? Androecium, that is a group of stamens. Androecium is a group of stamens and that represents the male reproductive system. इसी तरह से गाइनोशियम किसको रिप्रेजेंट करता है? गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो एक क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दूसरा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और फिर हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. In the male reproductive system, that is, we are talking about the stamen. Stamen, that is the single unit of androecium. उसके अंदर क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम, और उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेगा? पोलन ग्रेन बनेगा. सो स्टेमन के अंदर क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम,
और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है, पोलन ग्रेन फॉर्मेशन। तो हम इसी सीक्वेंस में बात करेंगे। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेमन, देन स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, एंड देन द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन अलॉन्ग विद इट। चलिए, लेट अस टॉक अबाउट द एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। चलिए, एंड्रोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो एक स्टेमन बना लेते हैं, अ ग्रुप ऑफ, थोड़ा बड़ा बन गया, लेट अस करेक्ट इट। हाँ, तो अपर पार्ट, अपर स्मॉलर पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज एंथर, दैट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड लोअर स्टीराइल पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज फिलामेंट। ऊपर वाला पार्ट फर्टाइल है, उसको हमने क्या कहा, एंथर, और नीचे वाला फिलामेंट। नाउ व्हाट इज द अनदर टर्म हियर, इसके लिए दूसरा नाम क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल। एंथर के लिए दूसरा नाम क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल। एंथर को ही हम क्या बोलते हैं, सॉरी, स्टेमन का ही दूसरा नाम क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं, ये एक माइक्रोस्पोरोफिल है, उसमें क्या है, एंथर और फिलामेंट। अब द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स में एंथर की कितनी लोब्स होती हैं, देयर आर 2 lobes of anther, this is 1 lobe, this is 2 lobe, so anther is biethecous or dithecous or dithecous, okay, and the 2 lobes are connected by a small connective। दोनों के बीच में क्या है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, and both are joined together by connective। इस कनेक्टिव में, दिस कनेक्टिव कंटेन्स जाइलम एंड फ्लोएम वेस्कुलर बंडल्स। इसके अंदर क्या है, वेस्कुलर बंडल्स है। दिस कंटेन्स वेस्कुलर बंडल्स। सो इसमें 2 थीकस है, सो इट इज डाइथीकस। नाउ ईच थीकस, हर एक थीकस में क्या है, अंदर 1 2 3 4 टोटल 4 लोब्स है दोनों में। सो ईच लोब कंटेन्स 2 माइक्रोस्पोरेंजियम। हर लोब में एक लोब, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम। और 2 लोब में कितने हो जाएंगे, 2 lobes contain how many, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजियम का ही दूसरा नाम क्या है, पोलन सैक। इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजियम का ही दूसरा नाम क्या है, पोलन सैक in the terms of biology. Why these are called pollen sacs? Why these microsporangium are called pollen sacs? Because here the formation of pollen grains will occur. क्योंकि इसमें क्या होनी है, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स होने वाली है। ओके, थोड़ी सी जल्दी से बात कर लेते हैं दोबारा से। सो दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमने शुरुआत की, उसका नाम क्या है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज अ ग्रुप ऑफ स्टेमन्स, और स्टेमन को ही हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। इस माइक्रोस्पोरोफिल में क्या होता है, द अपर फर्टाइल पार्ट इज एंथर, द लोअर स्टीराइल पार्ट इज फिलामेंट। इस एंथर के अंदर 2 लोब्स हैं, हर एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। ओके, सो दिस इज डाइथीकस कंडीशन, बट देयर इज एन एक्सेप्शन। देयर इज एन एक्सेप्शन इन मालवेसी फैमिली। In Malvaceae family, there is only 1 lobe, single lobe है, so it is monothecous. In Malvaceae family, it is monothecous. One more exception is there, that is Archeuthobium. There is one more exception, that is Archeuthobium. इसको अच्छे से याद कर लीजिए, Archeuthobium को। आर्क्यूथोबियम, ऐसी क्या खास बात है आर्क्यूथोबियम में, दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन, ये भी एक एक्सेप्शन है। इन आर्क्यूथोबियम देयर इज 1 लोब, एक ही लोब है, और उस लोब के अंदर क्या है, सिंगल माइक्रोस्पोरेंजियम। एक लोब, एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम है। मालवेसी के अंदर लोब 1, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, हियर 1 lobe, 1 microsporangium. Okay. First of all, who was the scientist
हु स्टडीड द रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स? कौन साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले रिप्रोडक्शन स्टडी किया था? दैट वाज आर्केमेरियस. Archimedes, he was the scientist who first of all studied the reproduction in angiosperms, the sexual reproduction in angiosperms. उसी ने सबसे पहले बात की थी. ओके, नाउ वापस चलते हैं. अब हर एक में दो माइक्रोस्पोरेंजियम है, सो टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, और इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजियम का दूसरा नाम क्या है बेटा? पोलन सैक. लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द क्या करें? लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर. नाउ एंथर की ही बात करते हैं आगे. चलिए, द स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट लेट अस सी द डायग्राम. दिस इज अ एंथर. ये देख लीजिए, ये एंथर है बेटा. दिस इज द अपर पार्ट एंड दिस इज द फिलामेंट. If we do a TS, this is transverse section, ऐसे काट दिया बीच में से, so we can see this butterfly shape, and this is here connective. यहाँ पे क्या है? connective. Now this is the line of dehiscence. ये क्या है? line of dehiscence. What is dehiscence? When this anther dries, mature होने के बाद ये क्या कर जाएगा? dry कर जाएगा, and it will burst and cause the release of the pollen grains. So these are the lines of dehiscence. ये क्या है? lines of dehiscence है, जहां से क्या निकलेंगे? After drying up, dehiscence, it will release the pollen grains. Okay. यहाँ पे आपको दो डायग्राम दिख रहे हैं. This is the first one. This is the structure of a young anther, and this is the enlarged view, and this is the structure of the mature anther. ये क्या है? मैच्योर एंथर का. एंड दिस पार्ट इज ऑफ यंग एंथर. ओके, एंड दिस इज द एनलार्ज्ड व्यू ऑफ द यंग एंथर. एनलार्ज्ड व्यू है ये किसका? यंग एंथर का. चलिए, दिस इज एनलार्ज्ड व्यू ऑफ यंग एंथर. नाउ what are the parts of the young anther? जब आप देखते हैं, so if you see from outside, सबसे बाहर वाली, the outermost layer, that is epidermis. सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है? सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के बाद नीचे वाली जो लेयर्स है, ओके, द लोअर लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस, वो क्या होती है? दे डिवाइड पेरिक्लाइनली. वो डिवाइड करती है पेरिक्लाइनली. पेरिक्लाइनल डिवीजन, दैट इज डिवीजन ऑन बोथ साइड्स. ऑन द आउटर साइड, बाहर की साइड वो क्या करते हैं? दे गिव, बाहर की साइड अलग तरह के सेल्स प्रोड्यूस करेंगे और अंदर की साइड अलग तरह के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं. ऑन द आउटर साइड दे प्रोड्यूस डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेल्स. उसमें क्या क्या आता है? that contains epidermis, endothecium, middle layers and tapetum. On the inner side, it is going to produce sporogenous tissue. अंदर की साइड क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पोरोजीनस टिश्यू. ओके, बाहर की साइड प्रोटेक्टिव लेयर प्रोड्यूस करता है और अंदर की साइड क्या करता है? रिप्रोडक्टिव स्पोरोजीनस टिश्यू प्रोड्यूस करेगा. सो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मिस की. एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. दिस इज फर्स्ट लेयर, आउटरमोस्ट लेयर, एंड इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस? द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज प्रोटेक्शन. एपिडर्मिस का काम क्या है बेटा? प्रोटेक्शन का काम है. उसके बाद the next layer is of endothecium. The second layer, we are talking from outside to inside. जब हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, we are talking here outermost layer. ऐसे कभी कभी नीट में क्वेश्चंस पूछते हैं, mention the layers from outside to inside. बाहर से अंदर की तरफ कितनी लेयर्स हैं, उनके नाम लिखिए. तो हम उसी की बात कर रहे हैं. outermost epidermis,
The second layer is endothecium. This endothecium is also single layer and it is made up of callus. ये किसकी बनी होती है? Callus की बनी होती है. और ये क्या करती है? After drying, it helps in dehiscence. It help in dehiscence. Dehiscence में help करती है. Then the next are 4 to 5 layer middle cells. Middle layers. 4 से 5 लेयर सेल्स की है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिडल लेयर्स बोलते हैं. ओके? उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट इज टपेटम. द नेक्स्ट इज टपेटम. ये टपेटम क्या है? टपेटम कंसिस्ट ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स. टपेटम में कौन से सेल्स हैं? मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स हैं. सो ये क्या करते हैं? दीज प्रोड्यूस एंजाइम्स ऑल्सो. ये एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं. वो एंजाइम क्या करेंगे? वो एंजाइम हेल्प करेंगे टपेटम के क्या बनाने में? स्पोरोजीनस, स्पोरोपोलेनिन. दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन. दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस. ये सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है, इसको कोई भी चीज नहीं तोड़ पाई. सो स्पोरोपोलेनिन बनाने में हेल्प करते हैं एंड दिस स्पोरोपोलेनिन हेल्प इन पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन. ये पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन में हेल्प करती है. द सेकेंड फंक्शन इज न्यूट्रिटिव, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. दीज आर न्यूट्रिटिव इन फंक्शन. ये न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं जो क्या करेंगे? विच विल नर्स द इनर लेयर ऑफ कौन? पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल. ये क्या करेंगे? पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. दिस स्पोरोपोलेनिन इज सिक्रीटेड बाय यूबिश बॉडी. ये कौन सिक्रीट करता है? यूबिश बॉडी सिक्रीट करती है. ओके, बिल्कुल आसान सा है. अब क्या हो जाएगा? सी द मैच्योर एंथर. जब मैच्योर हो जाएगा एंथर तब क्या होगा? तो एंडोथीशियम और मिडल लेयर्स, एंडोथीशियम और मिडल लेयर्स ये दोनों क्या कर जाएंगी? ड्राई कर जाएंगी. उसके बाद टपेटम, वो तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया, और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इन्होंने पोलन ग्रेन बना दिया. सो दीज आर आवर पोलन ग्रेन्स. तो ये सारा का सारा स्पेस खाली हो गया. लाइन ऑफ डेहिसेंस से ये मेच्योर पोलन ग्रेन्स बाहर आ जाएंगे. ओके, नाउ हाउ दिस प्रोसेस अकर्स, हाउ दिस प्रोसेस इज डन, दैट इज कॉल्ड एज. ये सारे पोलन ग्रेन्स बनते कैसे हैं? ये आते कहां से हैं? दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. इसका नाम क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. अभी हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की. नाउ द नेक्स्ट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. नाउ व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? Microspore and genesis, the process of generation of microspore or pollen grain from pollen mother cell, that is called as microsporogenesis. What it is? The process of formation of pollen grain. Pollen grain की formation. What is the other name for pollen grain? Microspore. The formation of pollen grain from pollen mother cell or microspore mother cell by the process of meiosis is called microsporogenesis. इस पूरी प्रोसेस का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. अब ये प्रोसेस होती कहां पे है? वेयर दिस प्रोसेस इज अकरिंग? दिस प्रोसेस इज अकरिंग इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम. ये सारी प्रोसेस कहां पे हो रही है? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, जिसको हमने क्या कहा था? पोलन सैक. तो माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है. और क्या बन रहा है? माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं. और इन्हीं माइक्रोस्पोर्स का दूसरा नाम क्या है? पोलन ग्रेन. इसी प्रोसेस का पूरा नाम क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. क्या प्रोसेस है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. कहां हो रही है? माइक्रोस्पोरेंजियम में. क्या बन रहा है? माइक्रोस्पोर बन रहा है, पोलन ग्रेन बन रहे हैं. कैसे बन रहे हैं? मियोसिस से बन रहे हैं. This process is called as microsporogenesis. अब ये pollen grain बनते कैसे हैं? How these pollen grains are made? Now these pollen grains are made by the process of meiosis in PMC, pollen mother cell, or microspore mother cell.
These microspore mother cells are nothing but differentiated cells of sporogenous tissue. ये स्पोरोजिनस टिश्यू के ही सेल्स हैं जो क्या हुआ, जिसमें माइटोसिस हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, उसके बाद ये क्या बन गए, माइक्रोस्पोर मदर सेल. अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में रिडक्शनल डिवीजन हुई. व्हाट इज दैट रिडक्शनल डिवीजन? मियोसिस. अब आपको पता है मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन में क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस टू हाफ. एक पोलन मदर सेल है, उससे क्या होगा, पोलन टेट्राड बन जाएगा. लेकिन कैसा, पोलन मदर सेल इज डिप्लॉयड एंड पोलन ग्रेन्स आर हैप्लॉयड. ओके, सो दिस इज कॉल्ड, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर टेट्राड. उसके बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम दीज टेट्राड, ये जो सेल्स है ये एक दूसरे से टूट जाते हैं, डिसोसिएशन हो जाता है, एंड ईच विल फंक्शन एज सिंगल माइक्रोस्पोर. हर एक क्या करेगा, सिंगल माइक्रोस्पोर बन जाएगा. एंड दिस माइक्रोस्पोर अपॉन ग्रोइंग, ये माइक्रोस्पोर क्या करेगा, अपनी सेल वॉल ग्रो करेगा, साइज ग्रो करेगा, और उससे क्या बन जाएगा, पोलन ग्रेन. अ वेल डेवलप्ड माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड पोलन ग्रेन. पूरा डेवलप किया हुआ माइक्रोस्पोर वो क्या बन जाएगा, पोलन ग्रेन बन जाएगा. ठीक है, जब इसकी सेल वॉल डेवलप हो जाएगी. देखिए इसी प्रोसेस को हम देखते हैं आगे. अब इस डायग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. दिस क्वेश्चन, इस डायग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए. बहुत सिंपल सी चीज है. दिस इज ए डिप्लॉयड सेल. व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल that undergo meiosis? That is microspore mother cell or pollen mother cell. This is diploid. Okay, अब इसमें क्या हुई, meiosis. अब meiosis से क्या हुए, 1 2 3 4. How many microspores are formed? 4 microspores. अब क्योंकि ये रिडक्शनल डिवीजन है तो ये 2n है, तो ये सभी माइक्रोस्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड बनेंगे. उसके बाद क्या होगा, दिस प्रोसेस डज नॉट स्टॉप हियर. नाउ आफ्टर इट देयर विल बी अनइक्वल माइटोसिस. अब माइटोसिस तो है, लेकिन माइटोसिस में 2 इक्वल डॉटर सेल्स बनते हैं. इट इज अनइक्वल माइटोसिस. अनइक्वल की वजह से क्या होगा, 1 लार्जर सेल विल बी फॉर्म्ड. 1 इज लार्जर सेल एंड 1 इज स्मॉलर सेल. एक बड़ा सेल बनेगा, एक छोटा सेल बनेगा. ये जो बड़े सेल का नाम क्या है, वेजिटेटिव सेल. Okay, and this vegetative cell is going to make the pollen tube. इसी से ही आगे जाके क्या बनेगी, pollen tube. और इसी के ही न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस. और इसमें ये जो छोटा सेल है, दिस स्मॉल सेल, दिस फ्लोट्स ओवर द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल. ये छोटा सेल क्या करता है, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है. और इस सेल का नाम क्या है, जेनरेटिव सेल. This cell name is generative cell. अब ये जनरेटिव सेल क्या करेगा, दिस विल फर्दर डिवाइड इनटू 2 मेल गैमीट्स. आगे जाके क्या बनेंगे, इससे 2 मेल गैमीट्स बनेंगे. करेक्ट. तो अब ये क्या हो गया, सबसे पहले एक मियोसिस हुई, फिर उस मियोसिस के बाद क्या होगी, एक माइटोसिस, फर्स्ट माइटोसिस, अनइक्वल डिवीजन. उसके बाद क्या हुई, सेकेंड माइटोसिस. सेकेंड माइटोसिस से 2 मेल गैमीट्स. सो क्वेश्चन क्या आता है, हाउ मेनी मियोसिस एंड हाउ मेनी माइटोसिस अकर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पोलन ग्रेन. अगर एक पोलन ग्रेन बनाना है तो क्या हो गया, एक मियोसिस एंड 2 माइटोसिस, 2 माइटोसिस फॉलोड बाय इट. एक मियोसिस होगी, उसके बाद क्या होगी, 2 माइटोसिस हो जाएंगे. सो दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन. फिर क्वेश्चन आता है कि कौन सा बड़ा सेल है, कौन सा छोटा सेल है. सो वेजिटेटिव सेल इज ऑलवेज लार्जर सेल, जिसको हम पोलन ट्यूब सेल भी बोलते हैं. और दूसरा क्या है, जनरेटिव सेल, जो आगे जाके क्या बनाएगा, विच विल फर्दर मेक द 2 मेल गैमीट्स. नाउ बिकॉज माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, सो ऑल द सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर माइटोसिस दे आर ऑलवेज हैप्लॉइड. सभी के सभी सेल्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे. Is it clear? I think it is very simple. Such questions come many times.
नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन। अब हम पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। नाउ दिस पोलन ग्रेन इज नॉट कॉल्ड मेल गेमेट बट दिस इज कॉल्ड एज मेल गेमेटोफाइट। ये पोलन ग्रेन क्या है? मेल गेमेटोफाइट है। पोलन ग्रेन क्या है? मेल गेमेटोफाइट। व्हाई इट इज कॉल्ड मेल गेमेटोफाइट? बिकॉज इट फॉर्म्स द मेल गेमीट्स। क्योंकि ये मेल गेमीट बनाता है इसीलिए इसका नाम क्या है? मेल गेमेटोफाइट। द साइज इज 25 to 50 माइक्रोमीटर। इसका साइज कितना है? 25 से 50 माइक्रोमीटर्स होता है। एंड इट इज कवर्ड बाय 2 लेयर्स। इसमें 2 लेयर्स हैं। द आउटर लेयर विच इज कॉल्ड एज एक्साइन। बाहर वाली लेयर कैसी है? एक्साइन की बनी हुई है। एग्जिट बाहर है ना, तो एग्जिट दैट इज द आउटर लेयर एंड दिस लेयर इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ये किसकी बनी हुई है? स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है। आपको बताया था कहां से आता है ये स्पोरोपोलेनिन? दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द टपेटम। इसका फायदा क्या है? मैंने आपको बताया था स्पोरोपोलेनिन को कोई चीज नहीं तोड़ सकती। नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन ब्रेक डाउन द स्पोरोपोलेनिन, जिसकी वजह से ये हाई टेम्परेचर, एसिड, एल्कली या किसी भी एंजाइम को झेल सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा? इट विल एनहेंस द लाइफ ऑफ द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की फर्टिलिटी को और एनहेंस कर देगा ताकि वो लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सके। नाउ द एक्साइन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। एक्साइन कॉन्टिन्यूअस नहीं होती क्योंकि स्पोरोपोलेनिन कहीं कहीं पे एब्सेंट होगा। सो वेयर द स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज जर्म पोर। जहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है उसको हम क्या कहेंगे? जर्म पोर बोलते हैं। नाउ द नंबर ऑफ जर्म पोर वेरीज। अब जर्म पोर क्या करते हैं? वेरी करते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में इन डाइकॉट्स देयर आर 3 जर्म पोर्स प्रेजेंट। डाइकॉट्स में कितने जर्म पोर्स है? 3। इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइकोलपेट। और मोनोकॉट में कितना होगा? सिंगल होगा, सिंगल जर्म पोर, दैट इज कॉल्ड एज मोनोकॉलपेट। दैट इज कॉल्ड एज मोनोकॉलपेट। सो वन इज ट्राइकोलपेट, 3 है, और वन इज मोनोकॉलपेट। ओके, कहां पे होगा ये जर्म पोर? द जर्म पोर इज प्रेजेंट वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। इसका मतलब क्या है? एक्साइन कैसी है? डिसकॉन्टिन्यूअस है, लगातार नहीं होती। सपोज दिस इज अ पोलन ग्रेन, सो दिस इज इनर लेयर और इसके बाहर ये क्या होगी? आउटर लेयर। सो ये क्या होगी? एक्साइन। ये किसकी बनी हुई है? स्पोरोपोलेनिन की। और ये क्या हो गया हमारा? जर्म पोर। द सेकेंड लेयर, ये जो दूसरी लेयर है, ये क्या हो गई? द सेकेंड लेयर, इनर लेयर, दैट इज कॉल्ड एज इनटाइन। ये दूसरी लेयर किसकी हो गई? इनटाइन की हो गई। दिस इज कॉन्टिन्यूअस लेयर, ये लगातार होती है। एंड दिस इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ये वही मटेरियल है जो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, तो ये इजीली प्रोटेक्ट करती है पोलन ग्रेन को। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन। अब क्या हो गया? अब उसके अंदर हमने आपको बताया था देयर आर 2 सेल्स प्रेजेंट। 2 सेल हैं वहां पे। एक बड़ा सेल है वेजिटेटिव सेल, ये बड़ा सेल है वेजिटेटिव सेल, और एक छोटा सा सेल दैट इज जेनरेटिव सेल। सो ये बड़ा सेल दिस इज वेजिटेटिव सेल, और ये छोटा सा सेल दिस इज कॉल्ड जनरेटिव सेल। दिस जनरेटिव सेल विल फर्दर फॉर्म द 2 मेल गैमीट्स। अब नीट में क्वेश्चन आया 2017 में, क्या क्वेश्चन आया? 60% ऑफ द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड एट विच स्टेज? पॉलिनेशन ज्यादातर पोलन ग्रेन्स में किस स्टेज में होता है? इन 60% ऑफ द पोलन ग्रेन्स दे आर शेड एट 2 सेल्ड स्टेज। 2 सेल्ड स्टेज मतलब वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। 2 ही सेल है, एक वेजिटेटिव सेल होगा और एक जनरेटिव सेल होगा। दिस पॉइंट तो नीट में कहीं भी एनसीईआरटी की किसी भी लाइन से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप अच्छे से एनसीईआरटी याद कीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
To learn the NCERT point to point, every diagram, each term, every line is important without any fail. In 60%, the pollen grains are shed at 2 cell stage. Rest in 40%, they are shed at 3 cell stage. 3 cell मतलब वेजिटेटिव सेल और उसके बाद 2 मेल गैमेट्स. दिस इज 3 सेल्ड स्टेज. ओके, अब ये 3 सेल स्टेज कब होगी? जब सेकेंड माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी. व्हेन द सेकेंड माइटोटिक डिवीजन विल बी कंप्लीट. चलिए इसी को रिवाइज करते हैं आगे. सो दिस इज आवर पोलन ग्रेन. ये हमारा प्यारा पोलन ग्रेन है. यू कैन सी दिस. ओके, अब ये क्या है? दिस इज द न्यूक्लियस. ये सेंट्रल न्यूक्लियस है और ये सारा साइटोप्लाज्म है. द वन यू कैन सी विच इज हाईली प्रोमिनेंट, जो आप देख सकते हैं अच्छे से, विच इज रिच्ड स्ट्रक्चर, ऐसे बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर्स है जो. दिस प्रोमिनेंट शेप दैट इज बिकॉज ऑफ एक्साइन एंड दैट इज बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन. यही स्पोरोपोलेनिन हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में that whether it is of same species or whether it is of different species. Now where this sporopollenin is absent, these are our germ pores. ये हमारे germ pores है. Okay. Then next अब क्या हुआ? ये बड़े वाला ट्यूब न्यूक्लियस और ये छोटे वाला जनरेटिव सेल और उसका न्यूक्लियस. Now this generative cell will further divide. ये आगे जाके डिवाइड करेगा किसके अंदर? 2 मेल सेल्स में. But in 60% it is released at 2 cell stage. So pollination हो गई. It will reach to the stigma. Stigma पे जाके identify हो गया. Then pollen tube formation occurs. So in pollen tube, अभी आगे दोबारा से बात करेंगे. Pollen tube में आगे क्या रहता है? ट्यूब न्यूक्लियस और पीछे कौन रहता है? जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस. और यही क्या करेगा? This generative nucleus will form 2 male gametes. 2 male gamete cells, उसकी फॉर्मेशन होगी. चलिए, दिस इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. कैसे हो रही है? दिस इज पोलन टेट्राड. देखिए यहां पे ये एनसीईआरटी की पिक्चर्स है. दिस इज अ पोलन ग्रेन. ओके, अब यहां पे आपको कहीं पे भी अलग से आपको नहीं दिखाए हुए जर्म पोर्स, कोई बात नहीं. यहां पे क्या था? वैक्यूल्स थे, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. Then there occurs asymmetric spindle. Asymmetric spindle हुई, उससे क्या बना? 1 large vegetative cell and 1 small generative cell. फिर आपको क्या दिखाए हुए हैं? Different shapes and size के pollen grains दिखाए हुए हैं. See, that depends upon the species. Then pollen grains are economically important also. इनसे हमारे को पैसे भी मिलते. कैसे? Some pollen grains are edible. उनसे क्या होता है? They contain proteins. उसमें proteins हैं बहुत सारे, which help in increasing your muscles, your energy. तो उसको खाते हैं, उसकी क्रीम बनाते हैं. So these are very much sold in the market. मार्केट में बिकते हैं. pollen tablets बिकती हैं इसकी. The study of pollen grains is called as palynology. Study of pollen grains is called as पैलिनोलॉजी. चलिए आगे बात करते हैं हम. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे. सबसे पहले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल्सो, दोनों तरह की हो सकती है. नाउ सम पोलन ग्रेन्स व्हेन दे आर रिलीज्ड इन लार्ज नंबर, जब ज्यादा निकलते हैं तो क्या करते हैं? दे कॉज एलर्जी. इनसे हमको क्या हो सकती है? एलर्जी भी हो सकती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पार्थीनियम के केस में उससे क्या हो जाता है? एलर्जी हो जाता है, ब्रोंकाइटिस, एप्लीकेशंस हो जाते हैं. दे कॉजेस डिसीजेस. पार्थीनियम और कैरेट ग्रास, दैट इज द मोस्ट कॉमन वीड विद द इंपोर्टेड वीट. वीट के साथ आई थी, इंपोर्टेड वीट के साथ, बट दिस इज वेरी मच स्प्रेडिंग. इट स्प्रेड्स एवरीवेयर विदाउट एनी सपोर्ट. इट ग्रोज एंड इट सक्स द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल. तो उससे क्या है? बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से फैलने वाली है. नाउ इट इज अ टाइप ऑफ ग्रास, सो इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स.
तो उससे क्या हो जाती है, पोलन एलर्जी हो जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कफिंग, स्नीजिंग, रेडिंग, वाटरी आईज, रेडिंग ऑफ स्किन, इचिंग, these are some symptoms. Okay, pollen grains, अब पॉजिटिव क्या है, these are rich in nutrients. So pollen tubes हम लेते हैं, tablets लेते हैं supplements के तौर पे. Then these enhance the performance of the athletes. Athletes की रेस horses की performance को improve करने के लिए. तो अगर इतने इंपॉर्टेंट है, इनकी टैबलेट्स बिकती है, तो इनको स्टोर करना भी जरूरी है। तो इनको क्या करते हैं, वी स्टोर देम बाय क्रायोप्रिजर्वेशन। हम क्या करते हैं, इनको क्रायोप्रिजर्वेशन कर लेते हैं। व्हाट इज क्रायोप्रिजर्वेशन? दैट इज प्रोटेक्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स एट it is protecting of the pollen grains at -196 degrees Celsius in liquid nitrogen. This question has come in the NEET. इसको अच्छे से याद कर लीजिए। This has also come in the board examination. बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। What is cryopreservation? The preservation of pollen grains at very low temperature -196 degrees Celsius in liquid nitrogen. Pollen grains can be preserved for many years. Okay? इसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत सालों तक हम इसको प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। So cryopreservation, preservation for pollen grains at -196 degrees Celsius in liquid nitrogen. अब दूसरी बात क्या है, viability of pollen grains. What is viability? That is the ability of the pollen grains to remain viable or to be used for fertilization. कब तक उसकी एबिलिटी रहती है, वो क्या है, in some pollen grains, for example grasses, they lose even within 30 minutes. grasses में, weeds में, rice में, they lose their viability within 30 minutes. आधे घंटे में ही viability कम हो जाती है. But in some families like Rosaceae, Leguminosae and Solanaceae, the pollination, the viability that can be done in months. महीनों तक वो रह सकते हैं. They can be there for the pollination and fertilization. So जिसके ज्यादा वायबल हैं तो उसके सर्वाइव करने के चांसेस ज्यादा हैं, तो इसलिए उनका नंबर कम रहता है. इन ग्रासेस द नंबर इज वेरी मच हाई, बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए उनकी वायबिलिटी भी कम होती है. ओके, ज्यादातर एयर पॉलिनेशन से होता है. आगे हम बात करेंगे पॉलिनेशन की डिटेल में. ओके, सो वी विल कंटिन्यू in the next topic.